हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ब्रजेश कुमार सिंह और मैं आपको क्लास 9th में साइंस का जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो पढ़ाऊंगा। ठीक, और इसमें हम लोग अपने रेगुलर सिलेबस के साथ साथ NTSC का जो पार्ट है वो भी करते चलेंगे। तो बहुत आराम से और धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ सीखनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है। और जो भी क्लास में बातें होंगी उसके अलावा आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप उसको अपनी फेयर कॉपी पे लिखते चलेंगे और साथ साथ जो अपनी NCERT बुक है उसकी रीडिंग भी करनी ज़रूरी है। आपको डेली NCERT बुक पढ़नी है, साथ में आपको जो नोट्स दिया जाएगा उसको करना है और आराम आराम से हम लोग एक एक चीज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री। साइंस में 3 पार्ट हैं, एक है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायो। इसमें जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है सिर्फ वो आप मेरे साथ करेंगे, बाकी आपके फिजिक्स के सर और केमिस्ट्री के सर बाकी चीज़ें कराएंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी होता है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे। केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो केमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है। ठीक है ना, तो या इस लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री किसको कहते हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैं आपको डिफिनीशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद समझाता हूँ। अभी मैंने बताया कि ये साइंस में आपके 3 ब्रांच हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो साइंस की ये 3 ब्रांच है। पहली ब्रांच है फिजिक्स, दूसरी है केमिस्ट्री और तीसरी है बायोलॉजी। ठीक, तो इसमें जो सेकेंड ब्रांच है केमिस्ट्री, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत हम इसी से करेंगे। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो शुरुआत हम यहीं से करें। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। एक बात हो गई ब्रांच ऑफ साइंस, फिर क्या, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with, ये डील करता है किन चीजों से, डील्स विथ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन।
और ये सारी चीजें किसके लिए? ऑफ मैटर। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जिस साइंस की ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं उस ब्रांच ऑफ साइंस को केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज केमिस्ट्री। अब इसको हमको समझना है। जैसे मान लीजिए कि ये चॉक एक मैटर है, तो अगर इसकी केमिस्ट्री पढ़नी है तो हमें क्या पढ़ना है पहले कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है इसका स्ट्रक्चर। तो ये चॉक, अभी आपको इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सिलेंडर के जैसे है, पेन के जैसे है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है, इसको, इस चार्ट को बनाने में किन किन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये हो गया कंपोजिशन। फिर प्रॉपर्टीज क्या है, इस चॉक की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, चॉक की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। जैसे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो ये वाइट कलर का आ रहा है, इसको अगर हम उंगली से करें तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाता है। तो ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, फिर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इस चाक को पानी में डाल दें तो क्या होगा, केरोसिन ऑयल में डाल दें तो क्या होगा, इसको हम आग में डाल दें तो क्या होगा, ये एज इट इज रहेगा कि किसी और दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्लियर है? अब बेटा केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैटर के लिए। तो फिर हमारे लिए ये जानना ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि व्हाट इज मैटर। आप केमिस्ट्री में मैटर के बारे में पढ़ोगे तो सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है ना कि मैटर क्या होता है, किसको हम मैटर बोलेंगे। ठीक है, तो आप अपने लाइफ में अलग अलग चीज़ों से इंटरेक्ट होते हो, जैसे आपकी बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, पेन है, ऑक्सीजन आप ब्रीथ कर रहे हैं, वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, बस या ट्रांसपोर्ट से आप आ रहे हैं, फूड जो आप ईट करते हैं, जितनी भी चीज़ों से आप इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो इन चीज़ों में हर चीज़ में कुछ न कुछ मास है और हर चीज़ का कुछ अपना वॉल्यूम है। तो मैटर की डिफिनीशन भी इसी मास और वॉल्यूम पे बेस्ड। क्या है डिफिनीशन? मैटर मैटर की डिफिनीशन है बेटा, एनीथिंग which have mass, and occupy space is called
इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, एनीथिंग, कोई भी चीज हो, एनीथिंग विच है मास, जिसके अंदर क्या हो, मास हो, एंड ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब है कि हैव सम वॉल्यूम, उसके पास अपना कुछ वॉल्यूम होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि चौक है, तो इस चौक का अपना कुछ मास है, ठीक है, और इसने स्पेस में कुछ इसका अपना वॉल्यूम है, तो ये मैटर हो गया। एयर है, एयर का भी अपना मास होता है और वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मैटर हो गया। बुक, चेयर, बस, फूड, कहने का मतलब कि हर वो चीज जिसमें कुछ मास हो और कुछ वॉल्यूम हो, उसको हम लोग बोलेंगे मैटर। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात हम कर लें कि मास क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। इसे तो आपको पता ही होगा कि मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में जो अमाउंट होता है, उसी अमाउंट को हम लोग मास के टर्म में, मैटर या सब्सटेंस में जो किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है उसको मास कहते हैं, और वॉल्यूम होता है कि स्पेस में वो कितना जगह कवर करता है। ठीक है, अगर हम बात करें मास की यूनिट की, तो आप सबको पता होगा कि मास को हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं बेटा। हम लोग मेजर करते हैं इसको केजी, किलोग्राम में, या ग्राम में, या मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में। इसी तरह से वॉल्यूम की यूनिट की बात करें आप, तो वॉल्यूम की यूनिट आपने लीटर में भी पढ़ा होगा। मीटर क्यूब भी वॉल्यूम की यूनिट होती है। डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है। सेंटीमीटर क्यूब, जिसको सीसी या ml बोलते हैं, ये सब यूनिट हैं किसके, वॉल्यूम के। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि हर वो चीज जिसके अंदर कुछ मास हो और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम बोलेंगे मैटर। ठीक, अब मैटर जो है, इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, या हम कहेंगे फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। कि नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। ठीक है, तो इसका पहला फिजिकल नेचर होता है बेटा कि कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर है, ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। जैसे हमने चाक लिया, तो ये चाक जो है ना बेटा, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो कोई भी मैटर हो,
अभी मैंने जितना नाम लिया है, चाक का, पेन का, बुक का, फूड का, एयर का, ये सारे के सारे मैटर बहुत छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होता है ये पार्टिकल से मिलके बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब मैटर पार्टिकल से मिलके बना होता है, ये तो पता हो गया, बट इसको हमको लैब में प्रूफ करना है कि कोई मैटर पार्टिकल से मिलके बना है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? तो सपोज करिए कि हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने यहाँ तक वाटर भर दिया, ये वाटर है, H2O। वाटर का जो फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसको बोलते हैं, वो है H2O। और हमने यहाँ पे मार्क लगा दिया, ये मार्क लगा दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। जैसे पार्टिकल से मिलके बने होने का मतलब कि एक है वुड, वुड ब्लॉक, लकड़ी का गुटका है, और एक है सैंड, मिट्टी, सैंड, रेत, आपने देखा होगा। तो पार्टिकल से मिलके बना है, इसका मतलब कि कोई भी मैटर होगा तो उसका नेचर वुड के जैसे कॉन्टिन्यूअस होगा, या उसमें सैंड के जैसे पार्टिकल्स होंगे। यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब सोचो, अगर इस मैटर को, किसी भी मैटर को अगर हम इस वाटर में डालेंगे, ठीक है, अगर ये वुड के जैसा होगा तो एज इट इज इसी में जाएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है तो ये कॉन्टिन्यूअस अगर ब्लॉक है तो लकड़ी का गुटका है, और जाके ये एज इट इज कॉन्टिन्यूअस इसमें पड़ा रहेगा, ठीक। और अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा तो ये पार्टिकल इसमें स्प्रेड कर जाएंगे, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। मान लीजिए हमने शुगर लिया, शुगर क्या होता है हमने देखा, इसको साइंस में सुक्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सुक्रोज। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C12H22O11। दिस इज द फार्मूला ऑफ सुक्रोज, शुगर, जिसको हम घरों में शक्कर या चीनी बोलते हैं। तो अगर ये चीनी, इसके अंदर भी मास है, वॉल्यूम है, तो ये मैटर हो गया। अब हमको ये चेक करना है कि ये शुगर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है कि ये कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक के जैसे है।
तो आप इसको हम चीनी को इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये एज इट इज एक कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक के जैसे आपको दिखाई देगा कि इसमें डिसअपियर हो जाएगा ना, ये तो सबको पता है। और इस एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो भी मैटर होता है ये पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है। दूसरा नेचर क्या है मैटर का, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही स्मॉल होते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। एक बात तो हमने प्रूव कर दिया कि मान लीजिए कोई आपने मैटर लिया है तो ये मैटर ढेर सारे पार्टिकल से मिलके बना होगा, इसमें कोई एक पार्टिकल नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, इसके अंदर ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, ढेर सारे पार्टिकल से मिलके ये बना होता है और इन पार्टिकल को बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर। दूसरी बात हम लोग करने जा रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर हैं ये वेरी स्मॉल होते हैं, टीनी होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, अब इस चीज को हमको प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में 100 ml वाटर ले लिया और आप सबने वाटर देखा हुआ है तो वाटर का कलर क्या होता है बेटा, क्या होता है कलर वाटर का, वाइट नहीं, ये कलरलेस होता है, क्लियर होता है, क्लियर एंड कलरलेस, क्लियर एंड कलरलेस। ठीक है, और इस वाटर के अंदर हमने एक कंपाउंड होता है, जब हम लोग कभी लैब चलेंगे तो आप मुझे याद दिलाना, मैं आपको दिखाऊंगा। फार्मूला होता है KMnO4 और इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। और इस KMnO4 का कलर जो होता है ना, तो पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है, पर्पल कलर। ठीक है, तो इस पोटेशियम परमैंगनेट जिसका कलर पर्पल है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और इस छोटे से टुकड़े को इस वाटर के अंदर डाल देते हैं। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट का ये जो टुकड़ा है ये इस पानी में डिजॉल्व होगा, वाटर में डिजॉल्व होगा और इस वाटर का कलर भी पर्पल हो जाएगा। और ये बहुत छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है। ठीक है, अब इसमें से जो हमारे पास 100 ml है, इसमें से हम लोग बाहर निकालेंगे 10 ml वाटर और इस 10 ml का कलर कितना होगा, कलर कैसा होगा, पर्पल होगा। फिर इस 10 ml को एक हम दूसरे बीकर में 90 ml
वाटर के साथ मिला देंगे, इसमें फिर से मिला देंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 100 ml। और ये फिर जो 100 ml सॉल्यूशन बनेगा इसका भी कलर पर्पल होगा। ठीक है, फिर अगली बार इसमें से हम अगेन 10 ml निकालेंगे, तो इस 10 ml का कलर भी आपको पर्पल मिलेगा। और फिर इस 10 ml को एक 90 ml के दूसरे वाटर, क्लीन वाटर में इसको फिर से ऐड करेंगे, तो फिर हमारे पास 100 ml आ जाएगा और इसका कलर भी पर्पल होगा। और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे 6 to 7 टाइम्स, 6 to 7 टाइम यही करते रहेंगे। और फाइनली जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसका कलर भी पर्पल ही होगा, उसका कलर भी पर्पल होगा। अब बेटा वाटर खुद तो क्लियर है, इसका कोई कलर नहीं है, और उसमें आपने पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा टुकड़ा डाला, तो इस टुकड़े के वजह से, इस छोटे से टुकड़े की वजह से इसका कलर पर्पल हो गया। फिर इस 100 ml में से आपने 10 ml अलग करके और 90 ml उसमें वाटर मिला दिया, तो फिर कलर पर्पल हो गया। फिर उसमें से 10 ml निकाला, 90 ml वाटर मिला दिया, कलर फिर पर्पल हो गया। और इसको बार बार किया तो लास्ट में भी जो कलर मिल रहा है वो पर्पल ही है। अब हमने पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा लिया था बहुत छोटा सा, और इसी छोटे टुकड़े की वजह से 10-20 लीटर तक का कलर आप पर्पल कर सकते हैं। अब ये कैसे संभव है? पर्पल कलर आ रहा है पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से, और पोटेशियम परमैंगनेट का लिया है थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा, और इस छोटे से टुकड़े ने इतने बड़े अमाउंट ऑफ वाटर को पर्पल कलर कर दिया। ये कब संभव है? जब ये एक बड़ा सा टुकड़ा है कि इस टुकड़े के अंदर ढेर सारे मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल हैं, टुकड़े हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक छोटे टुकड़े में मिलियंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इसी चीज को अभी थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, बट इसी चीज को हम एक दूसरे तरीके से भी सीख सकते हैं। आप सबने अपने घरों में सबने ग्लूकोज देखा होगा, देखा ना बेटा? ग्लूकोज, ग्लूकोज हम ये आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं, हो सकता है कभी थोड़ी सी आपको दिक्कत हो। तो ग्लूकोज है, ठीक है, और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज भी मैटर है, जैसे देखिए ये ग्लूकोज है, तो इसके अंदर भी मास होता है, मास होता है। जो आप ग्लूकोन डी खरीद के ले आते हैं तो 100 ग्राम या 200 ग्राम, या गर्मियों में 1 kg 500 ग्राम ऐसे खरीद के आता है, तो मास हो गया, ग्राम केजी मास हो गया। और आप उसको एक बीकर में रखते हैं कि खराब ना हो, तो उसने कुछ स्पेस भी कवर किया, तो क्या हो गया? मैटर हो गया। और ये मैटर है तो ये पार्टिकल से मिलके बना होगा, ग्लूकोज पार्टिकल से मिलके बना होगा, और इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब इसमें ग्लूकोज के जो एक पार्टिकल है ना बेटा, एक पार्टिकल, इसका मास मैं आपको बताता हूं।
ये आप परेशान ना होना, बस मैं बता रहा हूँ कि 180 इंटू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम होता है। ये एक पार्टिकल का मास है ग्लूकोज के। अब मान लीजिए कि आपके पास 45 ग्राम ग्लूकोज है। 45 ग्राम, आप अंदाजा लगा सकते हो कि 45 ग्राम कितना होगा, 45 ग्राम। 45 ग्राम का एक अप्रॉक्सीमेशन तो कर सकते हो ना कि 45 ग्राम कितना होता है, कितना होता है, इतना सा होगा। 100 ग्राम का इतना बड़ा सा पैकेट आता है तो उसका आधा कर दो लगभग। तो आपने 45 ग्राम ग्लूकोज लिया, तो आपको पता करना है कि उस 45 ग्राम ग्लूकोज में ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, कितने पार्टिकल। जैसे आपने ये ग्लूकोज लिया है तो इसका कितना ले लिया, 45 ग्राम। तो आपको अब ये पता करना है कि इस 45 ग्राम ग्लूकोज में ऐसे कितने पार्टिकल होंगे, ग्लूकोज के कितने पार्टिकल होंगे, यही आपको पता करना है। तो हम क्या करें, टोटल मास हमारे पास कितना है 45 ग्राम, और एक पार्टिकल का मास कितना है, इतना। तो अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे कि 45 में हम इतने से डिवाइड कर देंगे। तो कर दो 180 इंटू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24। और आप घर पे हो, क्लास 9th में आ गए हो, तो एक बार तुम खुद से अपना चेक करना कि मैं जो यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ वो सही है कि गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वैल्यू आएगी 0.25 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, और इसको और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल। ठीक है, और अब देखना जरा, अभी आपको अंदाजा नहीं लग रहा होगा कि ये कितने पार्टिकल हैं। ये इतने ज्यादा पार्टिकल हैं। आपने लिया कितना है 45 ग्राम, और इस 45 ग्राम में जो इस तरह से पार्टिकल्स हैं उनका नंबर निकल के आया कितना, ये देखो, इसको हम लिखें तो ये कितना होगा 15, और 23 का मतलब हो गया कि अब डेसिमल के वजह से एक पावर इसका कम हो गया तो 22 हो गया। अब 15 के राइट हैंड साइड में आपको 22 जीरो लगाने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। बेटा इमेजिन करो कि आपने लिया था 45 ग्राम, कितना होता है 45 ग्राम, और उस 45 ग्राम में ग्लूकोज के इतने मॉलिक्यूल हैं, पढ़ लो, इतने मॉलिक्यूल हैं। तो इसका मतलब क्या निकला कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं ये बड़े साइज के हैं कि छोटे साइज के। 45 ग्राम इतना बड़ा सा आता है ग्लूकोज का पैकेट, ठीक है, और इसमें मान लो हमने ये ग्लूकोज भरा हुआ है, तो इतने वॉल्यूम में आपके इतने पार्टिकल्स हैं। तो ये कब पॉसिबल है, जब इनकी साइज बहुत छोटी होगी।
ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ से दूसरे तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही वेरी स्मॉल होते हैं। इनकी साइज ना बेटा लगभग एंगस्ट्रॉम में होती है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो दो चीजें हमने देखी कि एक तो मैटर जो होता है ये पार्टिकल से मिलके बना होता है, और दूसरा जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं इनकी साइज बहुत छोटी होती है। अब हम बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बाद जो मैटर के पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कोई भी मैटर है तो वो पार्टिकल से मिलके बना होगा, और ये पार्टिकल बहुत छोटे होंगे। तो इन छोटे पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके गुणधर्म क्या है, ठीक है। तो इसमें पहली बात होती है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस between them। देख इतना ही बात आ गई। एक तो आपने कहा कि कोई मैटर है तो ये पार्टिकल से मिलके बना होगा। दूसरी बात आपने कही कि इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, और तीसरी बात ये कह रहे हो कि इन पार्टिकल के बीच में भी स्पेस होता है, ये पूरी तरह से भरे नहीं होते हैं। इन पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, ठीक है बेटा, ये सब स्पेस है। और इसी स्पेस को हम लोग, ये जो स्पेस है ना दो पार्टिकल के बीच में, इसको बोलते हैं इंटर पार्टिकुलर स्पेस। इंटर पार्टिकुलर स्पेस। देखो आपको एक ही जैसे मिलते जुलते दो टर्म सुनाई देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। एक होता है इंट्रा इंट्रा और एक होता है इंटर। दोनों का मतलब समझ लो बेटा कि इंट्रा क्या होता है, इंटर क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास दो कमरे हैं, ये है कमरा नंबर 1 और ये है रूम नंबर 2, ठीक है। और ये बीच की गैलरी है। बायो में आप इसको सेल के रूप में भी देख सकते हैं। ये सेल है, ये दूसरा सेल है और ये सेल के बीच का गैप है। तो अगर हमारे पास दो टर्म आएंगे, इंट्रा सेलुलर स्पेस और दूसरा आएगा इंटर सेलुलर स्पेस, तो हम कौन सा स्पेस देखेंगे। देखो इंट्रा का मतलब होता है विदिन, मतलब उसी के अंदर, और इंटर मतलब होता है इन बिटवीन। जैसे ये दो सेल हैं तो
और इनके बीच में ये जो स्पेस है इसको हम बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। दो के बीच का स्पेस इंटर होगा और इसी सेल के अंदर का जो ये स्पेस होगा इनको बोलेंगे इंटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो स्पेस है उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटर पार्टिकुलर स्पेस, या इसी को एक और नाम दिया जाता है, बोलते हैं वॉइड्स। वॉइड्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर हो जाएगा कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये माना कि ये दो पार्टिकल हैं, तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में भी कुछ स्पेस होगा और इसी स्पेस को बोलेंगे इंटर पार्टिकुलर स्पेस, या इसी का एक और नाम है वॉइड्स। ठीक है, अब इस चीज को आपको प्रूव करना है कि मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। तो कैसे प्रूव करेंगे? जैसे मान लीजिए आपने एक बीकर में वाटर लिया और वाटर जिस लेवल तक भरा है इस लेवल पे आपने एक निशान लगा दिया। ठीक है, कि अगर इससे आप वाटर का लेवल ऊपर जाएगा तो भी आपको पता चल जाए, और इससे अगर वाटर का लेवल नीचे आएगा तो भी पता चल जाए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक निशान लगा दिया। ठीक, अब इसके अंदर आपने वाटर भर रखा है, वाटर इस लेवल तक है। ठीक, अब इसमें अगर आप ग्लूकोज मिला दें या शुगर मिला दें, तो इसमें आपने शुगर मिलाया और स्पून से इसको एजिगेट कर दिया, हिला दिया, घोल दिया। तो घोलने के बाद आपको क्या लगता है बेटा कि ये वाटर का जो लेवल था अब वही रहेगा कि ये बढ़ जाएगा कि ये कम हो जाएगा? क्या होगा? ये तो आपके डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है, बता सकते हैं। बिल्कुल सही। वाटर का लेवल अब ना बढ़ना है ना घटना है, ये जितना पहले था उतना ही रहेगा। ठीक है, तो अगर बेटा वाटर के मॉलिक्यूल पार्टिकल से मिलके बने हैं और अगर इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं आता तो ये शुगर कहाँ जाता? कहाँ जाता शुगर? स्पेस नहीं था तो ये इसके ऊपर इकट्ठा होता, और ऊपर इकट्ठा होता तो फिर इसका लेवल बढ़ जाता, बट ये बढ़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है और इन्हीं स्पेस में शुगर के पार्टिकल जाके फिट हो गए हैं। तभी तो अगर इनके बीच में ही फिट नहीं होंगे तो फिर ये वाटर का लेवल बढ़ जाना चाहिए था, बढ़ा नहीं, मीन्स कि ये शुगर के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उसी में जाके फिट हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रूव किया कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, अब अगला हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड इसका है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस इन मोशन। Particle of matter are continuous in motion।
जो भी मैटर के पार्टिकल होंगे वो कॉन्टिन्यूअस मोशन में होंगे। जैसे हमने कहा कि हर वो चीज जिसके अंदर मास है और वॉल्यूम है वो मैटर होगा। मैटर पार्टिकल से मिलके बना होगा और ये पार्टिकल बहुत छोटे होंगे और इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा, इसको हम बोले हैं इंटर पार्टिकुलर स्पेस। और नेक्स्ट बात हम लोग ये बोले हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस इन मोशन। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं बेटा कि ये जो किसी भी मैटर के जो पार्टिकल है ना, ये एक जगह रुके नहीं होंगे, ये कंटिन्यूअस लगातार मोशन करेंगे, कंटिन्यूअस मोशन करेंगे हमेशा। ये कंटिन्यूअस, ये इधर को भागेगा, इधर को भागेगा, इधर, मतलब ये कंटिन्यूअस मोशन में रहेंगे। ठीक है, ये कभी भी एक जगह स्टेशनरी नहीं होते हैं, कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। और आपने क्लास 8th में मोशन के बारे में पढ़ा होगा कि मोशन, किसी भी बॉडी में अगर मोशन है तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है और उस एनर्जी को जो मोशन के वजह से होती है हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को अगर के से लिखो तो इसकी वैल्यू होती है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। इस फार्मूले में m जिस भी बॉडी का आप काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं उसका मास है और v उस बॉडी की वेलोसिटी है। जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में कोई बच्चा है जो 40 kg का है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी, वो दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ मास 40 इंटू 10⁻³ क्या हो गया, केजी को ग्राम में बदल लिया, और इंटू 5, तो ये हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है किसी बॉडी में, उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मैटर के जो भी पार्टिकल्स होंगे वो कंटिन्यूअस मोशन करेंगे और इस मोशन की वजह से उनके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी। इस एनर्जी को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है हाफ mv स्क्वायर, वेयर m इज मास ऑफ दिस पार्टिकल। जैसे अभी हम लोगों ने ग्लूकोज लिया था, तो ग्लूकोज के एक पार्टिकल का मास यहाँ रख देंगे और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी रख देंगे, तो ये ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक, अब यहीं पे हम एक चीज और आपको बता दें बेटा कि ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से। अच्छा, डायरेक्टली और इनवर्सली, जैसे मान लीजिए इसका क्या मतलब होता है, जैसे हम कहें कि अगर कोई चीज है A और A को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज B है वो भी बढ़ जाती है, या A को कम करते हैं तो दूसरी चीज B है वो भी कम हो जाती है, तो A और B के बीच का जो रिलेशन होगा वो डायरेक्टली होगा। मतलब एक को बढ़ाया तो दूसरा बढ़ गया, एक को कम किया तो दूसरा कम हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके उल्टा अगर एक को आप बढ़ा रहे हैं
तो दूसरा कम हो रहा है, या पहले वाले को कम कर रहे हैं तो दूसरा वाला बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/b लिखते हैं, 1/b लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपका सब्जेक्ट उतना अच्छा होगा, कम पढ़ोगे तो सब्जेक्ट कम अच्छा होगा। तो पढ़ाई और सब्जेक्ट की शार्पनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पढ़ाई ज़्यादा करोगे तो सब्जेक्ट अच्छा होगा, कम पढ़ोगे तो सब्जेक्ट खराब होगा। पढ़ाई का टाइम बढ़ा रहे हो तो सब्जेक्ट का स्तर भी अच्छा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसी चीज़ को दूसरे तरह से बोले कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपका नॉलेज बढ़ेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक, अगर हम ये कहें कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, मींस कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, और उस मोशन की वजह से एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ठीक, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको PDF मिलेगा, उसको आप कॉपी पे नोट कर लेना। ठीक है, रिवाइज कर लेना, और एक बार NCERT बुक से आप पढ़ लेना। थैंक यू।